खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जैसे जैसे 19 जून की तारीख नजदीक आती जा रही है, सूबे में राजनीति परवान चढ़ती जा रही है। सियासी बयानबाजी अपने चरम पर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुखर हो रहे हैं, जुबानी वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर बाड़ेबंदी करने की तोहमत लग रही है। आलम यह है कि अब तो व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने मंत्री रघु शर्मा पर तंज कसे और कहा कि रघु जी हमेशा गुस्से में रहते हैं, मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप जानते हैं कि बड़बोला कौन है। रघु शर्मा किस पर क्या बयान देंगे किसी को नहीं पता रहता। वे एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं। वही मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव जीत कर आने से कुछ नहीं होता, पार्टी में अपना कद बनाना बड़ी बात होती है। लेकिन राठौड़ अपनी कार्यशैली की वजह से बड़ा कद नहीं बना सके, उनको हमारी तरक्की से जलन होती है। राठौड़ को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। रघु शर्मा ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि राठौड़ जी चाहे कितने भी निक्कर सिलवा लें, आरएसएस उन्हें अच्छे से जानती है। सियासत में बयानबाजी, वार पलटवार चलता है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों से सियासत अदावत तक पहुंच जाती है। बहरहाल सूबे का सियासी मिजाज चुनावी हो चला है, तो क्या मान लिया जाए सियासत पर भारी साबित हो रही है अदावत। अपनी अलग है, अंदर की दुनिया भारतीय जनता पार्टी की दिखाने की अलग है और अंदर असलियत क्या है वो अलग है। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद से एकात्म मनीवाद में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी खुद खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती रही, असफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, उसकी योजना फेल हो गई। नहीं, रघु शर्मा और महेश जोशी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो मुझे बरसों से जानते हैं कि एक बार जीतना एक बार हारने का क्रम लगातार उनका जारी रहता है। मुझे जनता लगातार भेजती रहती है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों मंत्री बन गया, रघु शर्मा क्यों मंत्री बन गया, ये सफलतापूर्वक काम क्यों कर रहे हैं, इन पे इनका नेतृत्व विश्वास क्यों कर रहा है, ये उनकी जलन और ईर्ष्या का कारण है। राज्यसभा के रट में अब तल्ख हो रहे बयान, खिंच रही है तलवारें, मुखर हो रही है बयान। चरम पर राजनीति और साजिशें हैं परवान, सियासी अदावत को कहां तक ले जाएगी जुबान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियासत पर भारी साबित हो रही है अदावत। बिग फाइट पे बहस आज से है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, और साथ ही विधायक कांग्रेस के दानिश अबरार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अर्चना शर्मा जी, वार पलटवार तो होते रहे हैं पार्टी को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बात करें या अलग अलग आरोप लगते रहे, लेकिन अब ये वार व्यक्तिगत हो गए। जिस तरह से आज देखा हमने राजेंद्र राठौड़ के बयान सुने, तो वहीं पलटवार में रघु शर्मा के भी। देखिए श्वेता जी, मुझे अच्छा लगा, हालांकि मुझे टॉपिक का पता नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसे टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जो कह सकते हैं मूल्य, उनकी कैसे परिभाषाएं बदल रही है, उस पर हमें विचार करने का मौका मिल रहा है। जी देखिए, मुझे एक लंबा अरसा हो गया प्रवक्ता के रूप में, और इस दौर में मैंने शुरुआत में जब मैं प्रवक्ता बनी थी तब मैंने देखा था कि कुछ शुचिता थी लोगों में, और डिबेट्स में बहुत गरिमा के साथ हम पार्टिसिपेट करते। डिबेट्स का भी स्वरूप गत 6 वर्षों में बदला है, और वो जब स्वरूप बदला उसका कारण है कि जब लीडरशिप आपके केंद्र में खुद व्यक्तिवादी सोच के साथ हावी हो और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए बड़े मैंडेट के बाद भी आप हर अवसर में इवेंट खोजते हो और उस इवेंट के माध्यम से आप एक तरह से प्रोपेगेंडा करते हो, और फिर जो विपक्ष है, चाहे वो नगण्य संख्या में आए, विपक्ष का महत्व होता है लोकतंत्र में, क्योंकि कम ही जनादेश मिला हो लेकिन जनादेश उनको भी मिलता है। अगर उसको आप एकदम कमतर बनाने का प्रयास करें, चाहे पार्लियामेंट के मंच से करें, चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से करें या अन्य मंचों के माध्यम से करें, और हमेशा तुलनात्मक बात करते रहें, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का नहीं हो सकता। और यही कारण है कि
कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, अब मैंने राजेंद्र राठौर जी को भी सुना, उन्होंने जो बयान दिया, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। लोकतंत्र में हार जीत होती है, जनता जनादेश देती है। खुद उनसे पूछे कि वो हार कर जीते हैं इस बार, परिस्थितियां सब जानते हैं। तो इस तरह के बयान देना और मुखर होकर कहना कि बसपा का, उन्होंने एक बयान ये भी दिया था, बसपा का विलय किया 1993 में, खुद उन्होंने पार्टी तोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मैं समझती हूँ कोई भी गंभीर राजनेता जो होता है उसके लिए आवश्यक है कि वो जब भी कोई बयान दे सार्वजनिक रूप से, तो कम से कम एक बार की रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि उसका बयान निजी बयान से ज़्यादा उसकी पार्टी की भावना को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो यदि आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्रत्युत्तर में वैसा ही कोई ना कोई जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और यही देखने को भी मिला है। अर्चना जी, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बार बार बाड़ेबंदी को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि सबको एकजुट क्यों करना जब भरोसा है कि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। अब बीजेपी भी तो वही किया है, आज बीजेपी ने भी। अब इसे क्या चिंतन शिविर ही कहेंगे? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के जो आप जिसको बाड़ाबंदी का रूप बोल रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हमने कोई 15 दिन पहले से ये काम नहीं किया और ना ही 15 दिन पहले से लोगों को एक जगह किया। अब चूंकि चुनाव में 2 दिन रह गए हैं और कई विधायक नए भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी पार्टी की परंपरा है कि जो हमेशा से रही है कि उनको पोलिंग की एक प्रैक्टिस कराना और साथ में जो हमारा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है उसके बारे में बात करना, और भी जो चिंतन, संगठनात्मक चिंतन और मंथन चलिए करना, ठीक है, हमारा उद्देश्य ये कहीं उद्देश्य भी है। नहीं हाँ, है ये क्योंकि बीजेपी की तरफ से बयान भी आया। लेकिन मुकेश पारिक जी, अब ठीक है, ये चिंतन के लिए इकट्ठा कर लिया गया है, ट्रेंड भी करना है, जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे विधायक उनके लिए भी, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन जो वार पलटवार आज हुआ, फिर हम राजेंद्र राठौर की बात करें या रघु शर्मा की बात करें, देखिए पॉलिटिकल एक स्टैंड रखना, उस पर बात रखना अलग होता है, लेकिन पर्सनल अटैक करना, ये किस लेवल पे जा रहे हैं? राजेंद्र राठौर ने भी चुनाव जीतने हारने की बात कही, सरकार पर सवाल उठाए, ये कैसा है, किस राह पर? इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि राजनीति में एक सुचिता होनी चाहिए, बातों का एक स्तर होना चाहिए, जवाब देने का एक स्तर होना चाहिए। अर्चना जी ने ये बात तो अच्छी कही कि राजनीति में इस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ जी के भी बारे में कहा, लेकिन बेहतर होता कि वो राजेंद्र जी राठौड़ के साथ साथ रघु शर्मा जी के लिए कहती कि जिन्होंने प्रथम बार जब ये उन्होंने चिकित्सा विभाग के, जब कोरोना का ये काल चल रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने झूठे आंकड़े पेश किए, तो विपक्ष का ये दायित्व होता है कि अगर चिकित्सा मंत्री को इस प्रकार के गुमराह करने वाले अगर आंकड़े पेश कर रहा है तो विपक्ष उसका विरोध करे, और जब विपक्ष उसका विरोध करता है तो उसके तथ्यात्मक और उसकी सही बात को चिकित्सा मंत्री गुमराह करने वाले आंकड़े कैसे देंगे मुकेश पारिक जी? और अगर बीजेपी आरोप लगा रही तो उसका वो सबूत भी देना चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास। दानिश अबरार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए विधायक हैं। दानिश जी, सभी विधायक वहां पर मौजूद है जेडब्ल्यू मेरिट में, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा था कि अंदरूनी तौर पर सब एक साथ नहीं, गतिरोध है, नाराजगी रमेश मीणा की भी है, लेकिन आज रमेश मीणा भी शामिल हो गए, साथ आ गए, यानी अब कोई नाराजगी किसी के बीच नहीं है। सब 125 से 127 की जो आंकड़े की बात कांग्रेस कह रही थी, वो सब विधायक साथ। मैं मेरी आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बातें कहना चाहूँगा। जी जी। क्योंकि मैं इतनी देर से आपकी ये डिबेट सुन रहा हूँ कि बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बीजेपी का नाम हो जाना चाहिए भारतीय झूठ बोलो पार्टी, क्योंकि अभी अभी इस डिबेट में इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ 15 दिन पहले लाके बिठा दिया। तो ये जो भी प्रवक्ता जजमान बैठे हैं, इनको पता भी है क्या 15 दिन की परिभाषा किसे कहते हैं? कौन था? आप सुनिए, कितने दिन से बैठे हैं आप बताइए, कितने दिन से बैठे हैं? लगा दिया हमारे मंत्री जी पे, कितने दिन से बैठे हैं हमारे मंत्री जी पे? पहले आप बता दीजिए, आज से 15 दिन पहले तारीख क्या थी? बातें कर रहे आप, ये बताइए 15 दिन पहले तारीख क्या थी? बिल्कुल सही आरोप लगाया उन्होंने। कितनी जांच? अरे आप बताइए, 15 दिन से बैठे वहां पे। दानिश जी, आपने तो सरकार को, आपने तो सरकार की इज्जत नहीं की। अरे आप सरकारी विधायक होने के बावजूद आपने ये बोल दिया कि सरकार भाड़ में जाए। आपका बयान भूल गए क्या? अरे आपका बयान भूल गए आप विधायक हो पार्टी के, और जो पार्टी सत्ता में उसके विधायक हो, आपने कहा सरकार भाड़ में जाए। आपका भूल गए क्या? रिकॉर्डेड बयान है मुकेश पारिक जी, मुकेश पारिक जी, एक मिनट, मुकेश पारिक जी पहले बात सुनिए। चलिए ठीक है, आप पुराने बयानों पर नहीं जाइए,
मुकेश पारिक जी पुराने बयानों पर मत जाइए, लेकिन पहले बात सुनिए मुकेश जी, मुकेश जी हाँ बिल्कुल जवाब ले रहे हैं सर, पहले आप शांत होइए। मुकेश पारिक जी आप शांत होइए, तब तो सुनेंगे सर। सवाल है राजस्थान की जनता के सामने, ठीक है, 15 दिन पहले की तारीख बताओ आप, तारीख बताओ मेरे को, तारीख बताइए 15 दिन पहले की कहाँ रहे ये तो बताओ आप। ऐसा है सरकार कहाँ पर जाए, आपके बयान का तो जवाब दो। बात करो पूरब की, आ जाओ पश्चिम पे। मैं सिर्फ एक बात अभी की कर पुरानी रहा नहीं, श्वेता जी आप पूछिए, ये आपने 5 इन्होंने मिनट कहा पहले नहीं डिबेट कहा। में बोला मैं गलत बोल 15 रहा दिन हूँ, पहले सही समय बोल बैठे, रहा हूँ। 15 दिन पहले क्या आप तारीख बता दीजिए, तारीख बताइए आप 15 दिन पहले की। आप दिन बताओ You ना, tell the आप date. दिन के Mister, आप you दिन please के tell the दिन date. बताइए। कौन सी डेट थी? मैंने 15 पहले? दिन आप बताइए, 10 दिन है या 8 दिन है, 7 दिन, आप बताइए ना। सर हाथ जोड़ के आप निवेदन बताइए कर रहा कितने दिन हूँ, है। आपने कहा 15 दिन पहले। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ खाली, मेरे को डेट बता दीजिए 15 दिन पहले की, अरे और आप मैं पहले बताऊंगा आपको बताइए दानिश कितने दिन, अब्रार अब आप दिन नहीं बता पहले पाए, कहाँ पे इसका था? मतलब आपको जानकारी नहीं है मैं कितने दिन से। बताऊंगा आपको 15 दिन पहले। भाई आपको ये जानकारी नहीं है कि आप कितने दिन से, मैंने आप बताएंगे ना कितने दिन से, मैं सुधार करूंगा, आप बताइए कितने दिन से। मुकेश पारिक जी सुनिए, पहली बात तो ये मुकेश पारिक जी, दानिश अब्रार जी एक मिनट, दानिश अब्रार जी देखिए, एक बात तो साफ है, 15 दिन तो हुए नहीं है, 15 दिन तो हुए नहीं है। आज 16 तारीख है, मुश्किल से 5 दिन हो रहे हैं, आप 15 दिन की बात कर रही है तो गलत है। ठीक है दानिश अब्रार जी, ठीक है, हाँ अब आप बात रखिए। देखिए दूसरी बात दानिश जी, हाँ दूसरी बात, ठीक है, तो ये भारतीय झूठ बोलो पार्टी का पहला झूठ तो जनता के सामने आ गया। अब दूसरी बात, इन्होंने अभी नहीं, अरे आप फिर जवाब देखिए, आप झूठ बोलेंगे तो आपको पहले जवाब देना पड़ेगा कि आपने सरकार बाढ़ में बताइए कौन सा झूठा आंकड़ा दिया, आप पहले इसका रिप्लाई दो फिर। हाँ तो बताइए ना कौन सा झूठा आंकड़ा दिया। नहीं, आपका आंकड़ा तो बताओ, आपने क्या कहा था। आप बताइए, मैं इस डिबेट में बैठा हूँ, मैं डिबेट के कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। अरे आपकी आप सच तो बताइए बोलो डिबेट भाई में, या आपने जो डिबेट में कहा 5 है दिन बाद वो मान सच ली, कहा है 5 दिन 6 दिन, आपने आप बोला 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं, 5-6 दिन से 15 दिन होटल में हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि आप 5-6 दिन से पहले होटल अगर में आपने हैं, मान 15 ली, दिन से आप चलिए मान लिया, आपने बात मान ली, दानिश अब्रार जी मान लिया, चलिए मान लिया, रणनीति कुछ भी बन रही हो, होटल में नहीं थे इतने दिन से, लेकिन चलिए ठीक है दानिश अब्रार जी, देखिए ऐसे में वक्त खत्म हो जाएगा सर, अगर हम इसी पे बैठे रहेंगे, इसी बात को पकड़े रहेंगे सर, वक्त खत्म हो जाएगा। दानिश अब्रार जी उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुकेश पारिक जी एक मिनट शांत हो जाइए। मुकेश पारिक जी, दानिश अब्रार जी सवाल पे आते, मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान की जनता दानिश अब्रार जी देखिए, जनता तो देख ही रही है, जनता देख रही है सर, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना वो सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, दिख रहा है कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये जनता जानती है। और जनता ने ही आप लोगों को चुनकर यहाँ पर भेजा है, तो जनता भी सब समझ रही है कि कौन सही कौन कर, हम उस पर जा ही नहीं रहे। लेकिन दानिश अब्रार जी, हम तो बात कर रहे हैं रमेश मीणा जी की। देखिए बार बार जिन चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा था दानिश अब्रार जी, अब वो भी साथ आ गए हैं, क्या वाकई में अब साथ हैं, क्या सभी विधायक एकजुट हैं? अर्चना जी इसका जवाब आप दे दीजिए। रमेश मीणा जी को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे अर्चना जी, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी इससे लेकर कि वो साथ ही नहीं है। अर्चना जी देखिए कांग्रेस हमेशा एकमुखी रही है, और अभी आज तो चुनाव नहीं है, 19 को है, उससे पहले कोई भी विधायक कहीं भी, हमने कोई बाड़ेबंदी नहीं की थी। ये जो प्रचार दुष्प्रचार बीजेपी ने किया, इसका इतिहास तो बीजेपी के पास है। भैरव सिंह जी, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के समय से बाड़ेबंदी होती है, ये तो नगर निगम तक में बाड़ेबंदी करते हैं। इनके साथी को तो दीवार कूदकर फांद कर निकलना पड़ा, इसका साक्षी पूरा राजस्थान रहा है। श्वेता जी, अभी जो चर्चा हमने शुरू की थी ना, राजनीति का गिरता स्तर, उसका साक्षात्कार अभी हो ही गया कि डिबेट की गरिमा को भी इन्होंने किस तरह से तार तार करने का प्रयास किया है। तो मैं समझती हूँ कि आरोप लगाना, किसी पार्टी के कार्यशैली पर प्रश्न खड़े करना बीजेपी के लिए बहुत आसान है, मैंने उसका कारण भी आपको बता दिया। लेकिन बाड़ेबंदी की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी है? क्योंकि इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है, ये लोग एक तरह से पोचिंग करते हैं, और जैसे शिकार की तलाश में रहते हैं उस तरह से तलाश करके और मैंडेट को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ही मानना है श्वेता जी कि ये जो राज्यसभा का चुनाव, ये जाए किसी होटल में तो वो बाड़ेबंदी नहीं है, कांग्रेस जाए तो वो बाड़ेबंदी। आज इनके यहाँ भी तो एक साथ एकत्रित हो गए, और एकत्रित हुए तो कह रहे साहब ट्रेनिंग देनी है, तो हम भी वही कर रहे हैं साहब। और हमारे विधायक कोई मजबूर नहीं है वहाँ रहने के लिए, आराम से जाते भी हैं आते भी हैं, सेशंस भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर। हमारे कई ऐसे लोग वक्ता भी आते हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, उनके साथ संवाद होता है। तो आप भी करिए, ऐसा किसको आपत्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है
कि इनके कुछ एक दो नेता हैं जो बार बार बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने की प्रतिस्पर्धा के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ जी हों, कटारिया जी हों, चाहे वो सतीश पूनिया जी। और यही मैं बात बोलती हूँ तो मुकेश जी को तकलीफ होती है। यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है केंद्र में भी, इनके यहाँ और यहाँ भी। उसका कारण है कि लीडरशिप जो हेल्म पर होनी चाहिए ना तो कोविड क्राइसिस में देश में देखने को मिली, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही सारा ओनस जो है उनके ऊपर रहा। और हमारी स्टेट जिसका हम लोग सब प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो मुकेश पारिक जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया जी हो, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको खुद प्रधानमंत्री एंडोर्स करते हैं। लेकिन मुश्किल काम कि प्रधानमंत्री के एंडोर्समेंट। मुकेश पारिक जी देखिए यही बात हो गई कि आप अगर इकट्ठा करें तो वो चिंतन शिविर है, दूसरे अगर करते हैं तो बाड़ेबंदी कर रहे हैं, इनको भरोसा नहीं। कांग्रेस देखिए ये सब बयान है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये दिखता है राजनीति में, बहुत हो भी गया। राज्यसभा में बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला मुकेश जी। लेकिन बीजेपी को लेकर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर ये अगर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो चीजें भी तो वही कर रहे हैं ना, हर पार्टी वही कर रही है, कोई अलग नहीं कर रही कि बीजेपी कुछ और कह रही है और सीधे बोल रही हो कि आप विधानसभा में वोट कास्ट करने आइए। इसका एक फर्क समझिए। जी कहिए। ऐसा नहीं है श्वेता जी, आप इसका एक फर्क समझिए। ये आरोप की शुरुआत किसने की, आरोप, आप पूरी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए तो ये इसका तथ्य आपको समझ में आएगा। आरोप की शुरुआत कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रही है और उन्होंने राशि भी बताई कि इस राशि का प्रलोभन दे रही है। और इन्होंने ये झूठ किसने बोला, ये कांग्रेस ने झूठ बोला। इन्होंने अपने विधायकों के लिए, अपने विधायकों पर ही, एक विधायक की गरिमा को इन्होंने खत्म किया झूठ बोलकर। लेकिन ये आप कह रहे हैं ना झूठ बोला, ये अभी तो साबित ही नहीं हुआ है, एसओजी भी जांच कर ही रही है इसे लेकर। आप सुनिए, आप देखिए, नहीं श्वेता जी, ये बात जो आप अंतर ऐसे समझ में नहीं आएगा, कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर आपको देखिए समझ में आ रहा है सर। देखिए हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं सर, मुकेश पारिक जी, हम दोनों में अंतर पता है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। जो बात कही है तथ्यात्मक कही है, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं कही है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कही है, जांच बिठा दी है। इसकी गंभीरता को अगर ये नहीं समझ सकते तो इनसे बात करना व्यर्थ है। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कहा है कि प्रलोभन दिया गया करोड़ों रुपए का, तो इस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए ना इनको। आप श्वेता जी, गिद्ध दृष्टि उसको कहते हैं जो गोवा में सरकार गिराते हो। आप देखिए भरत सिंह जी ने क्या कहा, नहीं आप सुनिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस। चलिए ठीक है, आप विधायकों को लेकर, चलिए ठीक है मुकेश जी अर्चना जी जरा एक मिनट रुकिए, आप विधायकों को लेकर बात हो रही है, दानिश अबरार जी तो बने हुए, एक सवाल उनसे भी लेते हैं। मुकेश जी एक मिनट सुनिए, मुकेश जी अभी आपने कहा कि आरोप लगाया विधायकों। दानिश अबरार जी आपके पास भी ऑफर आया था क्या, क्या कोई विधायक है जिन्होंने आपसे भी बात की हो कि हाँ कांटेक्ट किया है बीजेपी ने मुझसे? जिन लोगों के पास ऑफर आई थी वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, एसओजी को केस जा चुका है, ये जांच का विषय है। इसलिए जब जांच चल रही होती है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक है, जांच का विषय है, यानी आपके पास तो नहीं लेकिन विधायकों के पास आए हैं ऑफर। मुकेश पारिक जी यही बात है, ऑफर आया है, बोला गया है, मिलने की बात कही गई कि हाँ इतना हो सकता है, ये सब चीजें आई होंगी ना, कोई हवा इतनी बातें कैसे हो सकती है? और अगर ये सब झूठ होता तो एसओजी की जांच नहीं हो रही होती, एसओजी को नहीं दिया गया होता, ये भी समझिए। आपको अरे आप श्वेता जी, आप उस बात को जब तक कंप्लीट नहीं करने देगी, बहस का कोई मुद्दे का मजा नहीं आएगा, उसका तथ्य नहीं आएगा। पिछले एक हफ्ते से सर यही हो रहा है मुकेश पारिक जी, आप अभी आए हैं लेकिन पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है। आप एक मिनट रुकिए, लेकिन एक और अहम मुद्दा, एक और अहम सवाल है मुकेश जी यहाँ रोकना चाहेंगे। अर्चना जी एक और चीज सामने आई, एडवोकेट हेमंत नाहटा ने भी चुनौती दी है इस सूची को लेकर, बसपा विधायकों को लेकर कंप्लेंट यहाँ पर दी है इलेक्शन कमीशन में, असंवैधानिक बताया है बसपा के विलय को, यहाँ इन विधायकों के विलय को। देखिए ये तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो न्यायालय या इलेक्शन कमीशन की शरण में जा सकता है, लेकिन कोई विलय असंवैधानिक नहीं है। और जिस प्रकार से उनको लगा है वो चले गए हैं और इस पर डिसीजन वो जिस अथॉरिटी के पास गए उसको लेना है। लेकिन मेरा ये मानना है श्वेता जी कि एक अलग मुद्दा है कौन किसके लिए अपील करता है। यहाँ तो नगर निगम का जो बाइफिकेशन हो रहा था उसको लेकर भी किसी ने रिट लगाई थी, न्यायपालिका इलेक्शन कमीशन को इस पर डिसीजन लेना है, लेकिन कोई विलय असंवैधानिक नहीं है। स्वेच्छा से संपूर्ण पार्टी के विधायक जो जीत कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विलय किया, तो कैसे असंवैधानिक हो सकता है? मेरा तो सिर्फ इतना कहना है श्वेता जी कि जिस प्रकार से हम लोग इस डिबेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों को एक बात समझनी पड़ेगी।
पहली बात तो ये कि जो हमारे चीफ विप ने लेटर दिया है एंटी करप्शन को, एसओजी को, उसमें किसी पार्टी का हमने नाम नहीं लिखा है। लेकिन जब हमने कहा कि तथ्यात्मक रूप से ऐसे सबूत हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इन्होंने उसके साथ ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ये अपराध बोध से ग्रसित होने का पहला स्टेप है। और जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तभी वो विचलित होता है। और बहुत सारे वार भी होने लगे इसे लेकर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 16 तारीख है, आज बीत चुकी है, 2 दिन का इंतजार और 19 जून को होगा राज्यसभा को लेकर, इस चुनाव को लेकर जो पिछले हफ्ते 8 दिन से बहुत ज्यादा चीजें हलचल बढ़ गई हैं। क्या कुछ हो रहा है सबको पता है, सबकी विचारधारा भी नजर आती है, जनता को खासकर जिसने चुन के आप लोगों को भेजा है। लेकिन ठीक है, अब तो बीजेपी के भी विधायक एकजुट हो गए, वहां ट्रेनिंग दी जा रही है, कांग्रेस के विधायक एक साथ जेडब्ल्यू मैरियट में हैं, जो नाराजगी है जो भी हो अंदरूनी तौर पर। लेकिन फैसला 19 तारीख को हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर सामने आती है कि जब आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर हो तो उसे उसी लेवल पर रखना चाहिए, ना कि पर्सनल होना चाहिए, जो कि अब नजर आया। आज भी कई बयान आए हैं यहाँ पर जिससे साफ नजर आता है और इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।